Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is partition function, transitional partition function, rotational partition function, vibrational partition function, electronic partition function, which is taken from MSc Chemistry and the subject is Physical Chemistry. आज का हमारा टॉपिक है पार्टीशन फंक्शन, जिसके लिए हम सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे सिनॉप्सिस कि हमको इसमें पढ़ना क्या है। तो इंट्रोडक्शन, पार्टीशन फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन पार्टीशन फंक्शन का, डेरिवेशन पार्टीशन फंक्शन का, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़। एंड ये जो पार्टीशन फंक्शन है ना, इसको हम फर्दर 3 में क्लासीफाई कर देते हैं। क्लासीफाई इन द सेंस कि इसी से ही मिलकर के पार्टीशन फंक्शन बनता है, जो कि जिसमें पहला आता है ट्रांजिशनल पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन, जिसमें हम इसका डेफिनेशन एंड डेरिवेशन पढ़ेंगे, देन कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन फंक्शन, जो कि एमएससी केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, हम पढ़ेंगे पार्टीशन फंक्शन क्या होता है। तो पार्टीशन फंक्शन जो होता है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। इट मीन्स इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन नहीं होता, इससे आप समझ सकते हैं कि इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, दैट इंडिकेट द पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग वेरियस एनर्जी लेवल। और ये पार्टीशन फंक्शन क्या बताता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो वेरियस एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इट मीन्स अगर मैं एक सिस्टम को कंसिडर करती हूँ, अगर उसके अंदर क्या होंगे, सिस्टम में क्या होंगे, पार्टिकल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। लेकिन पार्टीशन फंक्शन से हमको ये पता चलता है कि वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अलग अलग एनर्जी लेवल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो यही एनर्जी लेवल के बारे में कौन बताता है, पार्टीशन फंक्शन बताता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से या फिर जेड से। बहुत जगह इक्वेशंस में ना क्यू भी यूज़ करते हैं, बहुत जगह जेड भी, तो दोनों यूज़ कर सकते हैं, अब दोनों जो है वो सही होता है। फिर अब क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं आइडियल गैस। ये क्या होता है, जनरली ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये गैस के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या कर बोल रहा है, सबसे पहले आइडियल गैस कंसिडर कर रहे हैं। तो जैसे मैं क्या बताया, एक सिस्टम ले लेते हैं, सिस्टम में आइडियल गैस कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब इसमें आइडियल गैस में जो एन जो होंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। एन आई क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ith एनर्जी लेवल का। तो यहाँ पे जैसे अगर अलग अलग एनर्जी लेवल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैं क्या बताया, यहाँ पे अलग अलग एनर्जी लेवल होगा। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसको मैं क्या बोलूँ, पार्टिकल है उसको मैं N1 बोलूँगी। ठीक है, यहाँ पे जो है उसको क्या बोलूँगी, N2 बोलूँगी। ठीक है, और यहाँ पे जो ये एनर्जी लेवल है इसको बोलूँगी E1, इसको बोलूँगी E2। तो हमको नहीं पता ना कितने मिलियंस में होते हैं, इसीलिए इसको Ni कंसिडर कर लेते हैं, इसको Ei कंसिडर कर लेते हैं, और टोटल मॉलिक्यूल्स को कैपिटल N करके कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब एक टर्म आता है Gi। Gi क्या होता है, डीजेनरेसी। डीजेनरेसी मतलब क्या होता है, इक्वल एनर्जी। ठीक है, तो बहुत से ऐसे एनर्जी लेवल जो होंगे ना, उनकी एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है। तो इक्वल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए Gi को यूज़ करते हैं। ठीक है, आई यहाँ पे इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि 1 to मोल मॉलिक्यूल की पार्टिकल्स की बात नहीं हो रही है। गैस जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए वहाँ पे आइटम को यूज़ कर रहा है। इट मीन्स वो मिलियंस में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पार्टीशन फंक्शन का जो इक्वेशन बनता है वो इस तरीके से होता है, जो कि क्या होता है, क्यू या फिर हम जेड लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू समेशन आई Gi E माइनस बीटा Ei। ये होता है इसका इक्वेशन। ठीक है, जहाँ पे मैंने हर टर्म के बारे में बता दिया क्या क्या होता है। अब यहाँ पे ये बीटा जो होता है वो क्या होता है, 1/kBt। kBt जो होता है वो उसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन बनता है Q इज इक्वल्स टू समेशन आई Gi E माइनस Ei/kT। अब ये समेशन यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि हर एक एनर्जी लेवल के लिए हम क्या करते हैं ना, वैल्यू को कंसिडर करते हैं। जैसे अगर मेरे को पार्टीशन फंक्शन बोला है, मतलब वो क्या बताएगा कि पॉसिबिलिटी बताएगा कि कितने एनर्जी लेवल है जहाँ पे पार्टिकल्स जो है वहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर 4 होगा तो 4 के लिए बनाएंगे, 5 होगा तो पाँचों का सम करेंगे, 6 होगा तो 6 का पूरा सम करते हैं। ठीक है, इसलिए ये होता है G0 ग्राउंड स्टेट के लिए, फिर ये G1, फिर ये G2, ऐसे ही G3 G4 एंड सो ऑन, इस तरीके से होता है। तो क्या करते हैं, सबका सम करके निकालते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, समेशन को यूज़ करते हैं। तो ये है इसका रिप्रेजेंटेशन पार्टीशन फंक्शन का। उसके बाद नेक्स्ट आता है उसका डेरिवेशन की। ये पार्टीशन फंक्शन का इक्वेशन आया कहाँ से, तो वो आता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से। तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक का जो वीडियो है ना, मैंने वो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो आप उसको जा करके देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इक्वेशन कहाँ से आया। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक का इक्वेशन होता है। इसमें क्या होता है, सेम वही टर्म्स होते हैं, बस क्या करते हैं उसका ना रीअरेंज करके इसको लगा देते हैं। ठीक है, और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक में होता क्या है, तो एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें क्या होता है ना, तो जो भी ऐसे सिस्टम है उसमें सिस्टम में गैसेस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हर एक गैस
मॉलिक्यूल क्या होता है, मोशन में होता है। अब ये मोशन में है तो हर एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, सॉरी पार्टिकल की एनर्जी होती है वो कितनी होती है। तो वही एनर्जी को निकालने के लिए ना मैक्सवेल ने क्या किया था, एक इक्वेशन दिया था जिसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक बोलते हैं। लेकिन वो एनर्जी को निकालने के लिए एनर्जी का नहीं बताया था, वो क्या बताया था, स्पीड को यूज़ करके क्या करते हैं, एनर्जी निकालते हैं। क्योंकि स्पीड जितनी ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल की एनर्जी उतनी ही, पार्टिकल की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो वो बताया था मैक्सवेल ने, ठीक है। तो ये था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का इक्वेशन, ये था। अब यहाँ पे ये ई अल्फा क्या होता है, लेस वैल्यू होता है तो नेगलेक्ट करते हैं, या तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्या होता है, अनडिटरमाइंड वेरिएबल होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो आप प्रीवियस वीडियो जा करके देखिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक का, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, इसको अगर मैं नेगलेक्ट कर दूंगी तो ये वैल्यू एज इट इज़ लिखूंगी। अब यहाँ पे क्या, ये जी आई है, ये वाली वैल्यू क्या होगी, ऊपर जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो जी आई ई माइनस बीटा ई आई होता है, ठीक है। तो एन आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, बीटा की वैल्यू को अगर मैं पुट करती हूँ तो एन आई की वैल्यू ये आएगी। और समेशन क्यों, क्योंकि ये तो एक ही के लिए है ना, और आगे बहुत सारे के लिए निकालना है, मतलब पूरे कंप्लीट के लिए निकालना है, तो क्या करते हैं, समेशन निकालते हैं। तो ये इक्वेशन होता है पार्टीशन फंक्शन का। तो अब यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन निकालने के लिए क्या है, अगर ई आई की वैल्यू, और ये तो कांस्टेंट होता है, और जी आई की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमको एन आई की वैल्यू मिल जाएगी। एन आई मतलब क्या होगा, नंबर, कितने नंबर ऑफ यहाँ पे एनर्जी लेवल जो है वो एक सिस्टम में प्रेजेंट है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो ये पहली बात तो डायमेंशनलेस यूनिट होता है। फिर सेकेंड, फ्रैक्शन जो होता है पार्टिकल का ith एनर्जी लेवल में, वो इस तरीके से लिखते हैं। तो ith एनर्जी लेवल मतलब हर एनर्जी लेवल का फ्रैक्शन निकालना है। तो जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे 4 एनर्जी लेवल है, मेरे को इसका निकालना है, तो क्या करूँगी, इसकी वैल्यू को ये टोटल से डिवाइड कर दूँगी। वैसे ही इसका निकालना है तो इसकी वैल्यू को टोटल से डिवाइड कर दूँगी, फ्रैक्शन निकालना है तो वही सेम है। एन आई है, अगर मेरे को थर्ड वाले का निकालना है तो मैं N3 लिखूंगी, डिवाइड बाई कैपिटल N क्या होता है, टोटल वैल्यू। फिर यहाँ पे एन आई की वैल्यू ये थी, यहाँ से निकाले एन आई की वैल्यू, और यहाँ पे टोटल वाले की वैल्यू में क्या आ जाएगा, समेशन आ जाएगा। अब ये पूरा जो वैल्यू था यहाँ पे, ये किसका वैल्यू है, Q का वैल्यू है, जो कि हमने प्रीवियस लिखा हुआ था ना, Q इज इक्वल्स टू, तो इसकी जगह पे मैं Q भी लिख सकती हूँ, ठीक है। फिर पार्टीशन फंक्शन लो टेम्परेचर पे, तो जब भी टेम्परेचर अगर लो होगा तो उस टाइम पे पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, तो इट मीन्स कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी सिस्टम है, अगर उसका टेम्परेचर एकदम लो होगा तो उस टाइम पे कितना एनर्जी लेवल जो है वो सिस्टम में प्रेजेंट होगा। तो क्या करते हैं, जब भी ये वाला इक्वेशन लेंगे, अब इस इक्वेशन में फिर से सबके लिए लेंगे, G0 G1 G2, ग्राउंड स्टेट के लिए फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए कंसिडर करेंगे। अब क्या करूँगी, टेम्परेचर को अगर मैं ज़ीरो कर दूँगी, यहाँ पे टेम्परेचर को ज़ीरो करूँगी तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो ये E0 हो जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर को अगर मैं ज़ीरो करूँगी तो ये E1 है, ठीक है। तो ये सॉल्व, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/0, और 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी, तो ये आएगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसकी भी पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ई माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू भी क्या होती है, ज़ीरो। तो यहाँ पे क्या होता है, Q किसके बराबर होता है, G0 के बराबर। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि लो टेम्परेचर में सिर्फ ग्राउंड स्टेट ही एक्सेसिबल होता है। इट मीन्स अगर कोई सिस्टम है वहाँ पे मेरे को पता करना है कितने पार्टिकल्स जो हैं, कितने एनर्जी लेवल जो है वो प्रेजेंट है, तो अगर वहाँ पे लो टेम्परेचर है तो मैं डायरेक्टली वहाँ पे बता सकती हूँ कि सिर्फ वहाँ पे ग्राउंड स्टेट जो होगा वही अवेलेबल होगा, ठीक है। फिर आता है पार्टीशन फंक्शन हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर लेंगे तो यहाँ पे सेम वही चीज़ करना है, इक्वेशन लिखेंगे G0 के लिए, G1 के लिए एंड सो ऑन। G0 के लिए फिर से वही है, यहाँ पे क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो यहाँ पे तो वैल्यू तो G0 ही आएगी। टेम्परेचर को इन्फिनिटी लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर 1/इन्फिनिटी इन्फिनिटी रखूँगी, जैसे वहाँ पे 1/0 रखी थी, यहाँ पे 1/इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो ये E0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। जैसे E0 को यहाँ 1 लिखी हूँ ना, वैसे यहाँ पे E0 की वैल्यू 1, तो यहाँ G0 भी होगा, G1 भी, G2 भी। तो कहने का ये मतलब है कि हाई टेम्परेचर अगर होगा ना तो सारे लेवल्स जो होंगे वो एक्सेसिबल होंगे। इट मीन्स किसी भी लेवल में क्या होगा, पार्टिकल प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार बताती हूँ, जैसे एक सिस्टम है तो 4-5 एनर्जी लेवल है, अगर वहाँ पे टेम्परेचर लो होगा तो जो पार्टिकल्स हैं वो सारे कहाँ पे होंगे, ग्राउंड स्टेट में ही होंगे, क्योंकि ग्राउंड स्टेट ही एक्सेसिबल है। लेकिन अगर टेम्परेचर वहाँ पे क्या होता है, हाई होता है, तो इट मीन्स क्या होते हैं, सारे लेवल एक्सेसिबल होते हैं। इट मीन्स कहीं पे भी पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। फिर इसमें आता है लास्ट इसका प्रॉपर्टी कि पार्टीशन फंक्शन जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन मतलब क्या होता है, उसके मल्टीपल से मिलकर के वो बनता है। तो पार्टीशन फंक्शन किसके बराबर होता है, तो ट्रांजिशनल पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन और वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, इन सब के मल्टीप्लिकेशन से क्या बनता है, पार्टीशन फंक्शन बनता है। जिसको अब हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये सब होते क्या है और इनके इक्वेशंस जो होते हैं उनको डिराइव करेंगे।
तो अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांजिशनल पार्टीशन फंक्शन। ट्रांजिशनल पार्टीशन फंक्शन जो है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू ट्रांस से या फिर क्यू टी से। ठीक है, इसके लिए हम डिराइव करेंगे इक्वेशन, एक 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए और एक करते हैं 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टिकल जो होगा मास का उसको m कंसिडर करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद वो मूव करता है 1D बॉक्स में, 1 डायमेंशनल बॉक्स में। ठीक है, साइड उसका a कंसिडर करते हैं। तब वहाँ पे क्या करते हैं, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू जो होती है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो क्या होती है, ET इज इक्वल्स टू n²h²/8mLx²। ठीक है, जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकती है। कुछ यहाँ पे इक्वेशन आएंगे ना जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर याद नहीं होगा तो आगे के इक्वेशन को आप नहीं बना सकते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स से डीजेनरेसी क्या होता है, 1 होता है। मतलब इक्वल एनर्जी जो होते हैं ना, इक्वल एनर्जी वो 1 के बराबर होती है। इट मीन्स क्या होती है, सभी की इक्वल एनर्जी नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे डीजेनरेसी इसका 1 होता है। अगर 2 3 4 बोलता है, इट मीन्स क्या बोलता है कि 2 हैं जिनका एनर्जी लेवल सेम है, 3 है जिनका एनर्जी लेवल जो है वो सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, वैल्यू इसकी 1 होती है, इट मीन्स ये डीजेनरेट नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे G1 G2 को क्या कंसिडर करूँगी 1, क्योंकि यही क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, डीजेनरेसी को रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर क्या बोल रहा है कि फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन वी मे राइट ट्रांजिशनल पार्टीशन फंक्शन। अब सेम वही करना है जो वहाँ पे था ना, सेम टू सेम, बस वहाँ पे क्यू था, ये GI था, यहाँ पे EI था ना। अब ट्रांजिशनल के लिए ले रहे हैं ना, तो पूरा सेम लिखेंगे, बस क्या कर देंगे, टी टर्म को यूज़ करेंगे। तो QT इज इक्वल्स टू समेशन T इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी, और ये GT हो जाएगा E माइनस ET/KVT। पूरा सेम टू सेम है, बस डिफरेंस क्या है, जहाँ पे खाली Q था, GI था और EI था ना, उस जगह पे क्या कर दिए हम लोग, QT ले लिए हैं, GT ले लिए हैं और ET ले लेते हैं। ठीक है, पूरा सेम। अब यहाँ पे जैसे ET की है जो वैल्यू यहाँ से निकाले हैं इक्वेशन नंबर 1 से, उसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, इस इक्वेशन को पुट कर दिए। अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये समेशन को चेंज करते हैं इंटीग्रेशन में। मतलब अब समेशन से क्या करना, इंटीग्रेशन। तो यहाँ जहाँ समेशन था वहाँ क्या लगा दिए, इंटीग्रेशन लगा दिए। अब इंटीग्रेशन लगाते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, n के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए यहाँ पे क्या लेंगे, dn लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ तक हुआ। अब ये वाला जो पूरा टर्म है ना, n के रिस्पेक्ट में है, तो n को छोड़ करके ये पूरा टर्म जो है ना, इसको कांस्टेंट कंसिडर करते हैं और इसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h²/8mLx² इंटू KT, ये होता है अल्फ़ा की वैल्यू। तो इस पूरे इक्वेशन की जगह क्या करेंगे, अल्फ़ा को पुट कर देंगे, ये आया। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करने के बाद, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद इसका मैथमेटिकल फार्मूला जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लूँगी 0 से इन्फिनिटी ये अल्फ़ा n², तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2√π/2, ये आती है इसकी वैल्यू। तो आपने इसको ना सॉल्व करने का थोड़ा सा लेंदी मेथड होता है, उसके बाद यहाँ पर ये बनता है। तो उतने मेथड को अगर करेंगे ना तो इधर पूरा भूल जाएंगे और कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, जबकि उतना ज़रूरी नहीं होता। आप डायरेक्टली इसको याद कर लीजिएगा कि इसकी वैल्यू जो होती है वो ये होती है। ठीक है, अब यहाँ तक हुआ। अब यहाँ पे क्या आया, ये अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से लिए थे, इस अल्फ़ा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, जो अल्फ़ा की वैल्यू थी उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। अब जैसे ही अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे तब यहाँ पे क्या है, जैसे ये h² है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, वैसे यहाँ पे LX² है तो ये रूट से बाहर आ गया, और यहाँ पे 8 है तो इसको मैं 2 × 2 × 2 लिखूँगी, तो 1 2 क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, 1 2 अंदर ही रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये इक्वेशन बनेगा ये। अब यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि होता है लैम्डा, जिसको बोलते हैं थर्मल डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इसमें क्या होता है ना, ये लैम्डा की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, h/√/2πmkt। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लैम्डा में ये h ऊपर है लेकिन यहाँ तो h नीचे है ना, तो इसलिए ये लैम्डा को कहाँ रखते हैं, नीचे। तो LX यहाँ पे क्या हो जाएगा, LX/λ। मतलब इस पूरे जगह पे क्या करेंगे, लैम्डा को पुट कर देंगे। तो ये जो अब इक्वेशन बनता है इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल पार्टीशन फंक्शन 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए। सबसे पहले सेम टू सेम इक्वेशन लेंगे, ET की वैल्यू को पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करके लास्ट में लैम्डा की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, अब ये किसके लिए था, 1 डायमेंशन के लिए। वो भी कैसे पता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ LX है। ठीक है, एक ही डायमेंशन है। अब मेरे को 3 डायमेंशन के लिए लेना है तो पूरा सेम है, बस क्या करना है, LX LY और LZ लेंगे, तो पूरा सेम टू सेम जैसे जैसे वहाँ किए थे वही वही यहाँ पे भी करना है। तो QT क्या हो जाएगा, QTX, QTY और QTZ। यहाँ पे क्या, ये x की वैल्यू कैसे यहाँ पे निकाले थे, ये हो जाएगा सेम LX के लिए, यही हो जाएगा सेम LY के लिए, यही हो
जाएगा सेम LZ के लिए। यही वाला इक्वेशन है, पूरा में तीनों को कर दिए, ठीक है। अब इसमें से ये तीनों टर्म जो है वो तीनों को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, LX इंटू LY इंटू LZ। अब इसको कंसिडर करते हैं V, कैपिटल V इसको कंसिडर करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे पूरे के जगह पे 1/λ आया था, वैसे यहाँ पे पूरे के जगह पे क्या आ जाएगा, ये क्यूब है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/λ क्यूब। तो ये जो आता है ये किसके लिए आता है, 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए। तो ये दो इक्वेशन होती है पार्टीशन फंक्शन की, ट्रांजिशनल पार्टीशन फंक्शन की। एक होता है 1 बॉक्स के लिए 1D 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए, एक होता है 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए। दोनों एकदम सेम है। ये वाला अगर यहाँ तक बन जाएगा ना तो यहाँ पे बस क्या करना है, LY और LZ को एक्स्ट्रा लेना है और पूरा सेम टू सेम जैसे ये बना है वैसे ही इसको भी बनाना है। अब नेक्स्ट आता है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। जैसे ट्रांजिशनल को QT से डिनोट कर रहे थे, रोटेशनल को किससे करेंगे, QR से करेंगे। ये क्या होता है, ये ऐसा पार्टीशन फंक्शन होता है जो कि अराइज होता है रोटेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के रोटेशनल मोशन से ये ट्रांजिशन अराइज होता है, इसीलिए इसको रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ये पार्टीशन फंक्शन अराइज होता है, इसलिए इसको रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पे हम एनर्जी लिए थे ना, वहाँ यहाँ पे भी क्या लेंगे, एनर्जी लेंगे। वहाँ पे किसके रिस्पेक्टिव में लिए थे, तो वहाँ पे जो पढ़े थे वो स्क्रोडिंजर इक्वेशन के रिस्पेक्टिव में लिए थे। यहाँ पे लेते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के रोटेशनल एनर्जी के रिस्पेक्टिव में, जो कि क्या होता है, इसको ER भी लिख सकते हैं, EG भी लिख सकते हैं, ठीक है। रोटेशनल है तो ER है, ठीक है, और इसको EJ भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ना इसको J से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका वैल्यू होता है BJ+1, ठीक है। जहाँ पे B की वैल्यू क्या होती है, B जो होता है वो रोटेशनल कॉन्स्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है h²/8πI²I। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, ये हो गया। अब डीजेनरेसी, तो वहाँ पे डीजेनरेसी की वैल्यू क्या लिए थे, 1 लिए थे। यहाँ पे डीजेनरेसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2J+1 आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा ही बस डिफरेंस है, बाकी ना करने का जो मेथड है ना सब में डेरिवेशन का वो पूरा सेम है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आता है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। दो चीज़ बस ध्यान रखिएगा, वहाँ पे स्टार्टिंग में स्क्रोडिंजर लिए थे, फिर सेकेंड में क्या लिए थे, डीजेनरेसी की वैल्यू 1। यहाँ पे क्या ले रहे हैं, तो रोटेशनल एनर्जी ले रहे हैं, फिर डीजेनरेसी की वैल्यू ले रहे हैं 2J+1, ठीक है। यही दोनों डिफरेंस है बस। फिर रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे तो फिर से वही पूरा सेम, जहाँ पे वहाँ पे QT लिए थे, यहाँ पे क्या लेंगे, QR लेंगे, और वहाँ पे G यहाँ पे R भी ले सकते हैं और J भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे J कंसिडर Q, वहाँ पे क्या लिए थे, G के साथ T लिए थे, ठीक है। तो वही सेम टू सेम इक्वेशन होगा। फिर से वही यहाँ पे ये हुआ। अब यहाँ पे क्या करना है, ये इक्वेशन है ना पूरा सेम टू सेम। अब इसी इक्वेशन में क्या करना है, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। जीजे की वैल्यू जैसे वहाँ पे 1 थी ना, 1 था, और वहाँ पे क्या पुट किए थे हम लोग, ई की वैल्यू पुट किए थे। यहाँ पे क्या करना है, ई की वैल्यू के साथ जीजे की वैल्यू, वहाँ पे भी पुट किए थे लेकिन वहाँ पे 1 था तो वहाँ पे इसको कंसिडर नहीं किए, लेकिन यहाँ पे 2J+1 को पुट करेंगे और यहाँ पे ई की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। अब ये वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -B J² + J, और ये इक्वेशन बन करके आएगा। तो जब ये J मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये J² हो जाएगा, प्लस J × 1 क्या हो जाएगा, J। ये इक्वेशन बनेगा। फिर से जैसे वहाँ पे क्या किए थे, समेशन को इंटीग्रेशन में चेंज किए थे, वैसे यहाँ पे भी समेशन को इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे तो ये वाला इक्वेशन आएगा। वहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करे थे, DN के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, J है तो हमारे पास, तो हम DJ के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट लेते हैं जो कि होता है B/KBT, ठीक है। C जो होता है वो कॉन्स्टेंट, यहाँ पे C ही ज़रूरी नहीं है, आप कोई सा भी टर्म ले सकते हैं, मैं यहाँ पे C कंसिडर क्यों, ठीक है। C कांस्टेंट लेते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है, B/KBT। तो ये B/KBT जो है ना, इस जगह पे क्या लिखते हैं, C लिख देते हैं, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन, फिर से वही जैसे वहाँ पे एक मैंने स्टेप बताया था ना कि आप याद कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन का सेम वैसे ही मैं बोलूँगी। यहाँ का जो स्टेप है ना, इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पे ये वाली वैल्यू आती है जिसको आप याद कर लीजिएगा। तो इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा, QR = 1/C, ये आया। अब C की वैल्यू क्या थी, B/KBT, तो अब यहाँ पे क्या है, 1/C है तो इसको मैं लिख सकती हूँ KBT/B। तो QR की वैल्यू क्या आ जाएगी, KBT/B आ जाएगी, ठीक है। KBT क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, KB जो होता है। अब यहाँ पे B की वैल्यू क्या है, h²/8π²I, जो कि स्टार्टिंग में निकाले थे रोटेशनल कांस्टेंट। अब B की वैल्यू को जब मैं यहाँ पुट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, h², ये है ना 1/B है और ये B है, तो 1/B तो क्या होगा, h² नीचे आ जाएगा, 8π²I जो है वो ऊपर आएगा, ये हुआ। तो ये जो होता है ना ओवरऑल 8π²I और यहाँ पे KBT और h², ये इक्वेशन जो है वो फॉर्म होता है। लेकिन अब ये जो इक्वेशन फॉर्म हुआ है ना, इसमें ये टेम्परेचर आ गया, लेकिन टेम्परेचर का तो डायमेंशन होता है और हमने
हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा है कि क्यू आर मतलब ये जो होता है पार्टीशन फंक्शन, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशनलेस यूनिट होता है। तो मेरे को इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, न्यू इक्वेशन को एक डिराइव करते हैं जहाँ पे क्या लेते हैं, थीटा आर लेते हैं, ठीक है, नया वैल्यू लेते हैं थीटा आर। थीटा आर क्या होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल टेम्परेचर होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, h²/8π² अब ये कैसे आई इसकी वैल्यू, तो ये टी के जगह में क्या ले रही हूँ, क्यू आर ले रही हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे क्यू आर रख दूंगी और इसकी वैल्यू निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, ये h² जो है वो ऊपर चले जाएगा और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे जा जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी ना, इसको अगर ये इधर क्या है, यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई में है, फिर बाद में क्या होगा, जब = में जाएगा तो ये वाला ऊपर चले जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ ये वाली वैल्यू आई। अब इसी से मैं बोल सकती हूँ क्यू आर क्या हो जाएगा, किसके बराबर, तो ये पूरा जो वैल्यू है ना क्यू आर, यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्यू आर जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो टेम्परेचर को छोड़ करके ये पूरा जो वैल्यू है, किसके बराबर है, थीटा आर के बराबर है। तो यहाँ आ जाएगा T/θ। तो ये वाला जो इक्वेशन बनता है, ये बनता है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन का इक्वेशन, ठीक है। कुछ नहीं करना है, लास्ट में ये जो इक्वेशन आया ना सिंपल सा, इसमें टी की वैल्यू को क्या ले लेंगे, थीटा आर ले लेंगे, और ये थीटा आर की वैल्यू को, ये पूरा जो है ये थीटा आर हो जाएगा, इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन, अब इसमें एक कंडीशन आती है कि ये जो इक्वेशन बन रहा है ना, ये सिर्फ उसी में अप्लाई होता है जिसमें आइडेंटिकल कन्फर्मेशन होता है और रोटेशन क्या होता है, 360 डिग्री से होता है। इट मीन्स क्या होगा, जैसे अगर मैं ए लूँगी और यहाँ पे बी, डिफरेंट आइटम लेती हूँ, इसको मैं, ये इसके जगह पे कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, पूरी कंप्लीट 360 डिग्री होगी, तभी तो आएगा ना इसके जगह पे। लेकिन अगर मेरे को ए और ए को करना है तो इसको तो मैं 180 डिग्री घुमा दूंगी तो भी आ जाएगा। तो उस कंडीशन पे ये अप्लाई नहीं होता, ठीक है। ये सिर्फ किस पे अप्लाई होता है, जहाँ पे अलग अलग होता है, जैसे HCl, CO, HBr, डिफरेंट आइटम्स होते हैं ना, जिनमें क्या होता है, सेम लाने के लिए हमको 360 ही रोटेट करना है। तो जब थीटा की वैल्यू 360 होती है ना, उसी टाइम पे ये कंडीशन जो है वो अप्लाई होता है। लेकिन क्या होता है ना, जब हमको अलग अलग के लिए करना है, इतनी सेम वाले के लिए करना है, जैसे कि मैं H2N2 के लिए करूँगी, तो उस टाइम के लिए क्या करते हैं ना, इस इक्वेशन में ये सिग्मा को मल्टीप्लाई करते हैं। अब सिग्मा क्या होता है, तो उसकी वैल्यू होती है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ए और ए ली, तो यहाँ पे ऐसे अगर मैं इसको घुमाऊंगी, ठीक है, तो यहाँ पे ये दो एटम्स है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या करूँगी, सिग्मा की वैल्यू क्या कर दूँगी, 2 लिख दूँगी। तो यहाँ पे 2 × थीटा आर क्या होगा, 360। अब इसको इसमें मैं डिवाइड कर दूँगी तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 180 डिग्री। तो मैं बोल सकती हूँ आपकी 180 डिग्री घूमने के बाद क्या हो जाएगा, ये इस फॉर्म में, ये 180 डिग्री में वापस जो है वो सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कहना का यहाँ ये मतलब है कि जब भी थीटा की वैल्यू 360 डिग्री होगी तभी ये वाला इक्वेशन अप्लाई होगा, अदरवाइज ये वाला इक्वेशन जो है वो, ये वाला इक्वेशन जो होता है वो अप्लाई होता है, ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो 360 के लिए इसको अप्लाई करते हैं, बाकी 180, 90 वगैरह जो रहता है ना, उसके लिए इसको यूज़ करते हैं, जहाँ की सिग्मा की वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है। 3 आइटम होंगे तो 360 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 आइटम होंगे तो 360 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो उस टाइम पे इस कंडीशन को यूज़ करेंगे। तो यही होता है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। तो आज का जो वीडियो था ना, उसमें मैंने बताया पार्टीशन फंक्शन के बारे में, ट्रांजिशनल पार्टीशन फंक्शन के बारे में, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो वीडियो जो है ना वो थोड़ी लेंदी हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ तक ही बस कंप्लीट कर रही हूँ। नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी ना, वहाँ पे हम बात करेंगे वाइब्रेशनल के बारे में और एक बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। वो भी सेम ऐसे ही मिलता जुलता है, जहाँ पे क्या ले रहे हैं हम लोग, QT ले रहे हैं ट्रांजिशनल के लिए, QR ले रहे हैं रोटेशनल के लिए, वैसे ही QV हो जाएगा वॉल्यूम के लिए, QE जो होता है वो किसके लिए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक के लिए। लगभग मिलता जुलता है सारा। तो एक बार आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि मैं हर डेरिवेशन वाले वीडियो में बताती हूँ कि खाली देख करके ना, सुन करके समझ नहीं आता डेरिवेशन। तो एक बार आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन करने के बाद जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ ना, वैसे वैसे आप समझते जाइएगा, जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में, उसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे ईमेल में मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर प्रीवियस वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, जैसे कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक है, और एक है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक, जो कि इसी चैप्टर के ही अंदर आता है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो उसकी वीडियो भी फिर मेरे प्लेलिस्ट में अपलोड है, अगर आप नहीं देखें तो उसको भी जा करके देख सकते हैं। जैसे क्या होगा ना, कोई बच्चों का ऐसे डाउट आ रहा होगा कि ये मैक्सवेल का इक्वेशन आया कहाँ से, तो आप उस वीडियो से जा करके उसको देख सकते हैं। और इसके लिए फिर से वही बोलूँगी, पहले एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले करके, जिससे कि आप फिर लिखने के बाद आप समझेंगे ना, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा ना, उसमें हम पढ़ेंगे वॉल्यूम बोल रही हूँ वाइब्रेशनल के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन के लिए जो है आगे का इक्वेशन जो है उसको पढ़ेंगे। और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।